कौन हिलाया चाय एक बार चेक करने वाला अच्छा खासे। ऑलराइट, अब मैं हमारी ट्रेल ब्लेजर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी. शी इज अ मल्टी फैसेटेड टैलेंट. शी इज एन एक्टर, अ मॉडल एंड एन एंटरप्रेन्योर. इट्स टाइम टू वेलकम आवर प्रोड्यूसर एंड एक्टर सोनी कुमारी. वेलकम सोनी. अब लेडीज एंड जेंटलमैन हम बुलाते हैं स्टेज पर द कैप्टन ऑफ आवर शिप. He is a creative and performance-driven film writer and director with excellent eye for details. Please help me welcome our director, Mr. Mukul Vikram. कॉपी करके भेजा भी नहीं कि रुकना पड़ेगा बंदे को. निकल के दूसरी जगह रुकना पड़ेगा. आ रहा है. ठीक है चलेगा. रहने दो, मत छोड़ो यार. अब मैं हमारे एक्टर्स को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी. सबसे पहले हेलिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, अ ट्रेन्ड मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट, and he is also one of India's topmost direct selling leaders. He has done multiple plays, solo acts, and is now making his big screen debut with Aakhir Palayan Kab Kab. Please put your hands together for Bhushan Padiyar. Welcome. Our next star joining us on stage is a versatile actor known for his films like Pan Singh Tomar, PK and Ishqiya. Please put your hands together for Devendra Giri. Special entry हो रही है सर. Welcome, sir. Let me also take a moment to introduce Mr. Rajesh Sharma. Unfortunately, he cannot be here live with us, but he's right here on the poster and I'm sure he's with us in spirit. Okay, so now I want to start with a few... Can I have a chair back here? Is that fine? So I can see everyone. माइक भी प्लीज यहाँ पर दे देंगे. So much for joining us today. So Andy, let me start with you. Firstly, you're looking lovely. I have to ask you, this is your first film as a producer. Yes. Such a strong topic. Thank you. How challenging was it for you, especially as a woman producer? It was मतलब मैं हिंदी में बात करूँगी. एक्चुअली मुझे हिंदी अच्छी लगती है, तो बहुत चैलेंजिंग था. और मैं हमेशा से मतलब ये इस टाइप के चीज़ों में मतलब रुचि रखती हूँ. तो मुझे जब पता चला कि मेरे को प्रोड्यूस करनी है फिल्म और मेरे पास कुछ लोग आए, मतलब लोगों के साथ जो बातचीत हुई, तो जब मैंने स्टार्ट किया डायरेक्टर के साथ, पहले से ही हमारा कम्युनिकेशन चल रहा था कि हम फिल्म बनाएंगे, वो बातचीत चल रही थी. तो फिल्म ऐसे ही बनाएंगे ये नहीं पता था, बट जब ये लगा कि मेरे को कि क्या फिल्म बनानी चाहिए जो एक मैसेज आए, जो हम लोगों तक पहुंचाए और लोगों के लिए कुछ कर सके. मैं हमेशा अभी भी मैं चाहती हूँ आगे भी लाइफ भगवान मुझे ऐसा इतना कुछ दें कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ जो हेल्पलेस है. तो इसीलिए मेरे थॉट आया, मैंने शेयर किया इनके साथ. ये भी हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी मिलती है इनके साथ, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, तो हमने स्टार्ट किया. बाकी ये बताएंगे आगे स्टोरी के बारे में सारी चीजें. जी बिल्कुल. मुकुल, मुझसे आपसे पूछना है कि इतना बोल्ड टॉपिक आपने राइट भी किया है, डायरेक्ट भी किया है, कैसा था प्रोसेस आपके लिए? बोल्ड टॉपिक क्यों है? ये तो मतलब आप एक चीज समझिए ना कि जो
फिल्में होती है वो हमारा जो समाज है उसका आईना होती है। तो टॉपिक कुछ बोल्ड नहीं होता, और बोल्ड कुछ नहीं है, ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी में हो रहा है। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम लोग एक हीरो और हीरोइन को नाचते हुए दिखाएं। एक मीनिंगफुल फिल्म भी तो बन सकती है। तो अब आप एक समझिए कि हम लोग अगर जिन लोगों को पता है चीजें, अगर वो हम लोगों को नहीं बताएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, होता आ रहा है, या क्या सही हो रहा है। कोई जरूरी है नेगेटिव बातों पे फिल्म बने, ये हमने अवेयरनेस के लिए फिल्म बनाई है। तो अवेयरनेस लोगों को किसी तरीके से तो पता लगे। तो ये इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि लोगों को, हमारा मोटिव यही रहना चाहिए मेरे हिसाब से फिल्मों का, कि हम लोगों को एक मैसेज तो दें, पता तो लगे लोगों को चल क्या रहा है दुनिया में। तो इट्स नॉट बोल्ड, ये समाज है। Fair enough. Truthful subject. Change कर Yeah. सच्चा सब्जेक्ट। अच्छा, अब मैं हमारे तीनों एक्टर्स से ये पूछना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस प्रोजेक्ट से जुड़कर। आप तीनों अगर आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। हाँ जी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और बहुत चैलेंजेस आए, और शूट के दौरान भी और उसके बाद भी। मुझे लगता है कि हमने एंजॉय किया, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत मैसेजफुल है, और मुझे लगता है समाज में ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत थी। और एक्ट करके मेरा तो डेब्यू है, और काफ़ी सालें लगी यहाँ तक पहुँचने में, और इट्स गुड। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे सब्जेक्ट के साथ बॉलीवुड में एंट्री कर रहा हूँ। धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं आप। जी 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 जी। यस सर, प्लीज। तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, और मैंने तो मुकुल जी के साथ में पहले भी एक फिल्म की है, रामलीला। तो उस फिल्म के बाद ये दूसरी फिल्म है मुकुल की, और मुकुल ने जब मुझे रोल बताया और बताया कि ये ऐसा ऐसा एक सब्जेक्ट है, इस पर मैं फिल्म बना रहा हूँ और ये रोल है आपका, तो नेगेटिव लीड का रोल था। मुझे बहुत अच्छा लगा और करने में भी मज़ा आया। काफ़ी चैलेंजेस थे, जैसा भूषण जी ने बताया कि हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस को लेके और बहुत सारे हौच पौच चल रहा था, क्योंकि हमको टाइम से कंप्लीट करना था अपना सब्जेक्ट। तो उस तरीके से काफ़ी चैलेंजेस रहे, लेकिन मैं बात दूंगा सुहानी जी की, भूषण की, मुकुल जी की, इवन रवि और सारे प्रोडक्शन के लोग, डायरेक्शन के लोग, जिन्होंने जी जान लगा के रात दिन काम किया और इस सब्जेक्ट को आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चित्रंजन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मुकुल को मैं भी पहले से जानता हूँ, और मुझे पता था कि ये कुछ भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। सो फर्जी के बाद मैं भी ढूंढ रहा था कि कुछ ठीक ठाक सा काम मिले तभी मैं करूँ, कि मैं कुछ भी करना ऐसे मैं करता नहीं एज एन एक्टर। तो एक दिन भाई साहब आ गए मेरे पास और उन्होंने ये सब्जेक्ट के बारे में बताया, तो मैंने कहा काफ़ी डेप्थ है, गहरापन है आपके बताने में भी और आपकी सोच में भी, तो चलते हैं साथ में। मैं लेंथ बड़ा ढूंढ रहा था कि कैरेक्टर कोई बड़ा मिले मुझे, लेकिन लेंथ कम हो के भी ये इतनी बड़ी बात कह रहा है फिल्म में। और जैसे आपने सुना कि गलत को गलत नहीं कहोगे तो जो ना समझ है वो उसी को सही समझ लेंगे। तो इस तरह की लाइन मिलना एक्टर के लिए और एक मैसेज, और एज एन एक्टर कैरेक्टर को समझ के लोगों तक पहुंचाना, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो चाहते हैं, वो जिम्मेदारी मेरी थी। तो जहाँ तक हो सका मैंने करने की कोशिश की है। बाकी तो फिल्म देखिए, 16 तारीख को है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा आपसे फाइनल सवाल, इसके पहले कि मैं मीडिया को ओपन करूं, ये है कि आप क्या चाहेंगे कि ऑडियंसेस ये फिल्म से क्या वापस लेकर घर जाए? क्या थॉट? देखिए,
वापस लेके जाने के लिए एक ही थॉट है कि भाई ये जो कुछ चल रहा है हमारे समाज में वो शांत रहे, सब लोग साथ में रहें, चैन से रहें, और ये जो पॉलिटिकल लफड़ों में पड़ के लोग जो आपस में पंगे करते हैं वो ना करें। अवेयरनेस लेके जाएं, सीख के जाएं कि आसपास क्या है, वो थोड़ा अवेयर हो जाए। एक्चुअली जो चीज़ टॉपिक हमने उठाया इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। मुझे लगता है कि भारत में 10% लोगों को ये बात पता होगी। तो इसी फिल्म के बाद 10% भी नहीं है, एक्चुअली 1% भी नहीं है जिनको पता है इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता। मतलब आप एक चीज़ सोचिए कि एक कानून है जिस कानून में क्रिमिनल भी वही है, जज भी वही है, कोर्ट भी वही है, सब कुछ वही है। तो ऐसा कानून हो कैसे सकता है? पहली बात तो यह, कौन से दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां पे ऐसा कानून हो सकता है? सोच के देखिए, किसी भी देश में नहीं, सिर्फ हमारा देश ऐसा है जहां पर ये कानून है। क्यों है पता नहीं। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि लोग इतने अवेयर नहीं है। जो पब्लिक में बहुत ताकत होती है। भारत में अगर आज सरकार भी चलती है तो लोग डिसाइड करते हैं, भारत के लोग डिसाइड करते हैं कि कौन रहेगा। तो मुझे लगता है कि लोगों में इतनी ताकत होती है, अगर लोग एक साथ इकट्ठा होकर आवाज उठाएंगे जो अन्याय हो रहा है, चीजें हो रही है, तो मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने कनेक्ट किया है कि लोगों को हम बताएं कि क्या है आखिर पलायन कब। ओके, ऑन दैट नोट मैं अब Q&A के लिए ओपन कर रही हूँ। मेंबर्स ऑफ द मीडिया प्लीज हाथ उठाएंगे, आपको माइक पहुंचा दिया जाएगा। डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर दोनों से है। आई थिंक ट्रेलर में एक बड़ी अच्छी लाइन है कि असली पत्रकारिता, तो हमारी भी यही कोशिश रहती है टू डू ट्रू जर्नलिज्म। मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरा सवाल है वो एक ट्रू जर्नलिस्ट का ही सवाल है। और ये विषय ऐसा है कि आई थिंक इसे सामान्य भाषा में कहे तो लैंड ग्रैब कहे, बट इसके साथ किसी कम्युनिटी को जोड़ देना वो कितना रिस्क रहता है? देखिए, कम्युनिटी को जोड़ा नहीं गया। अगर आप कम्युनिटी को जोड़ने की बात करोगे तो जिस कम्युनिटी के लिए बनाया गया है उसका लैंड क्या ग्रैब नहीं हो रहा? सोच के देखिए, अगर वो जो कानून है उसके लोग ये बोल दें कि ये शहर का ये पार्ट हमारा है, तो वो उनका हो गया। डजेंट मैटर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का है या नहीं है, वो उनका हो गया। आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो किसी कम्युनिटी को जोड़ देना वो आप गलत कह रहे हो। उस कम्युनिटी के लिए बना है तो ऑब्वियसली उस कम्युनिटी के लिए नाम तो आएगा, आप क्या कर सकते हैं। ये लोगों की आवाज है, लोगों की बात है। ये कम्युनिटी की कोई ऐसी बात नहीं है जो गलत है वो सही है, उसकी बात है। ये हम लोग बिलीव करते हैं कि जो गलत है वो गलत है, वो सही है वो सही है। हमने फिल्म में भी वही दिखाया। मेरा एक दूसरा और आखिरी सवाल ये है जो ऑब्वियसली मैंने खुद मेरे लाइफ में ऑल दीज इयर्स लिविंग इन मुंबई जो देखा है, ये रियलिटी भी है कि बॉम्बे के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ में पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ या उन्हें अलाउ नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये भी शायद बिकॉज ट्रेलर में बड़ा खूबसूरत कहा है कि जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए, तो आप इसकी भी निंदा करेंगे? बिकॉज मुस्लिम्स आर नॉट अलाउ इन मैनी सोसाइटीज़ इन बॉम्बे। सर देखिए, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, बट आप हर शहर में दो पार्ट बने हुए हैं। हिंदुस्तान के हर शहर में दो पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट में कुछ लोग एंटर कर सकते हैं, एक पार्ट में तो कुछ लोग एंटर भी नहीं कर सकते। तो ये जो डिवाइड है ये क्यों है? कौन इंस्टिगेट करता है इस डिवाइड को? तो ये डिवाइड है, एग्जिस्ट करता है। और सर ये कौन से शहर में बेस्ड है? ये कोई शहर हमने बेस नहीं किया है, ये हमने कोई नाम नहीं लिया किसी शहर का। दिस इज जस्ट अ इंसिडेंट। थैंक यू। भारत के हर कोने कोने के हर अलग अलग जगह के हमने इंसिडेंट उठाए हैं इसमें। हर जगह की कहानी, मतलब पूरे भारत की कहानी। हेलो, हाय, आई एम फ्रॉम बजूका। Hi. आई जस्ट वांटेड टू नो दैट क्या ये रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है या कुछ ऐसा है? बेस नहीं कह सकते, बट इंस्पायर्ड है ऑब्वियसली। टू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, बेस्ड नहीं है। और सेंसर बोर्ड ने क्या पास कर दिया है फिल्म को? जी हाँ, जी हाँ। बिना एनी कट्स? नहीं, कट्स मिले नहीं, ऑब्वियसली सेंसर बोर्ड का काम है कट लगाना, तो उन्होंने कट तो लगा दिए। जी, तो ठीक है। सवाल आपसे पूछना चाहूंगा,
आपको मेरी आवाज सुनने के लिए उतना काफी है, इफ यू कैन हियर मी आउट। या आई कैन हियर यू। मेरा सवाल आपसे है कि ये बहुत बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और जैसे टीजर जब फिल्म का आया था तो उसमें कहीं बताया गया था, जब मैं 1500 पुराने मंदिर की बात करता हूँ, उस पर लेकर अभी तक विवाद चल रहा है, डिस्कशन इज गोइंग ऑन। और मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जब आप इस तरह की फिल्म को लेके आते हैं, ये मुझे कहीं केरला स्टोरी की भी याद दिलाता है कि केरला स्टोरी के माध्यम से, या मैं कश्मीर फाइल की बात करूं तो एक मुद्दा उठाया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा था। जब आपने इस पे काम करना चालू किया, व्हाट वाज योर थॉट, क्यों जरूरी है फिल्म? जैसे मैंने पहले भी बताया था, जरूरी क्यों है, जरूरी क्योंकि मैं बहुत लोगों से ऐसे कनेक्ट करती हूँ। एक बार मेरा इंसिडेंट हुआ था, मैं अगर जा रही थी पुणे, तो मेरा ड्राइवर था जो बैठा था, ऐसे ही हमने डिस्कशन में कई बार ऐसे कुछ अच्छा लगता है तो बातचीत कर लेती हूँ, तो वहां से मेरे को वो थॉट बहुत मन में लगा। उसने मुझे बताया कि जोगेश्वरी का कोई इंसिडेंट हुआ है, कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, सारे लोग यहाँ से चले गए और मैं बहुत बुरी हालत है, और अब हम परिवार हम भी बेच के जाने वाले, एक लास्ट बचे। तो वहां से मेरे को बहुत कनेक्ट किया, बहुत डीपली बता रहा था। उसका भाई का मर्डर भी हो गया, उसने बताया मेरा भाई का उन्होंने मर्डर कर दिया है, और हमारी बहन बेटियों को छेड़ा भी है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से परेशान किया। वो आम था, उनको नहीं पता था कि मैं फिल्म बना रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं आइडिया था। मैंने ऐसे ही पूछ रहे थे, हम रैंडम पॉलिटिकल बातें मैं करती रहती हूँ कई बार, तो वो बातें करते करते उसने ऐसी चीजें मुझे बताई, तो मुझे लगा कि यार ये कितनी बड़ी समस्या है, मतलब इस तरीके की घटना हो रही है भारत में, क्यों हो रही है? तो मतलब दुख होता है। ऐसे बहुत और भी हुई है इन बिटवीन। अब मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, आप दिल्ली के दंगे देख लो, तो उससे मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ और मैं बहुत डीपली नॉलेज रखती हूँ इसमें। तो इसीलिए हमने थॉट है कि हम इस पे पिक्चर बनाते हैं, और मैंने डिस्कशन हमने इस पे बहुत स्टडी की, बहुत रिसर्च किया, देन हम लोग इस मुद्दे पे पहुंचे कि हम लोग इसे पे ही फिल्म बनाएंगे ताकि अवेयरनेस आए। चित्रंजन सर, आपसे सवाल है मेरा, जैसे फिल्म और ना जाने कितनी अनगिनत किरदार जो आपने निभाए हैं, आप भले से दुनिया भर के स्टार्टअप हो या मैं कहूँगा ए लिस्टर हो, आप अपनी मौजूदगी बड़ी शिद्दत से महसूस कराते हैं ऑडियंस को। ये अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और अगर ट्रेलर देखें या टीजर देखें तो आपको कहीं एहसास होगा कि एक स्पेसिफिक सोसाइटी की बात करी जा रही है या लोगों की बात करी जा रही है। हालांकि डॉक्टर साहब ने जस्टिफाई किया कि सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि एक्स के होते हैं और वाई के नहीं होते। आपके लिए क्या चैलेंजिंग था? और जैसे आपने कहा कि आप बड़ी चुनिंदा फिल्में करते हैं, what about one thing which make you become a part of this project? क्योंकि सब्जेक्ट वाकई में बहुत सेंसिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो एड्रेस होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं चरित्र देखता हूँ कि मेरा कैरेक्टर क्या है और वो उसकी गहराई क्या है, और फिल्म में वो कहाँ एग्जिस्ट करता है और कौन डायरेक्ट कर रहा है। तो ये सब मुझे जब भी आप मेरा काम देखेंगे तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ चरित्र के ऊपर कि इसकी गहराई और इसके मर्म को कैसे पकड़ा जाए। तो बेसिकली इस कैरेक्टर के जो मर्म को पकड़ने की जो मैंने कोशिश की, उसमें मुझे ये लगा कि ये चरित्र मुझे करना चाहिए, और इन्होंने पूरी कहानी मुझे सुनाई। तो कुछ जगह ऐसा था कि मुझे लगा कि यहाँ स्ट्रगल हो रहा है कि मैं इस बात को कैसे सामने रखूं जिससे ये बात उस आदमी या जो व्यक्ति है वो ईमानदारी से कह रहा है। तो मैंने उस ईमानदारी को पकड़ने की कोशिश की। जब आप कैरेक्टर देखेंगे वो बहुत सच्चा आदमी है, वो ऐसे करप्ट या इस तरह का कुछ नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं एक अंदर मेरे भी रहता है कि करप्शन से बचा जाए, चाहे कैरेक्टर करते समय हो चाहे लाइफ में हो। तो वो कहीं ना कहीं वो मिल गया उस जगह पे, इसलिए मैंने ये किरदार किया। वो आपके सवाल का जवाब मैंने ठीक से दिया। हेलो, मेरा नाम सूर्य है, बॉलीवुड क्रेजी से। मेरा सवाल है एक्टर और डायरेक्टर दोनों से। सबसे पहले भूषण जी आपसे सवाल ये है, आपने कहा कि आपकी डेब्यू फिल्म है और आपका जो किरदार है उसमें एक बहुत डेप्थनेस हमें नजर आ रही है, और बाकी 3 मुझे लगता है मेन कैरेक्टर यहाँ पे, एक राजेश शर्मा सर का, और एक आपका, और एक हमारे पत्रकार जो लेकर सर उनका। तो आपका जो पर्टिकुलर रिसर्च वर्क था उसमें कितनी मेहनत लगी? एक तो वो सवाल है, प्लीज पहले उसका आंसर दीजिए। मैं फिर वैसे तो हम लोग, डायरेक्टर साहब भी मेरे मित्र हैं, हम लोग पिछले 3 साल से इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे। तो मुझे पता था कि मैं इन्हीं के साथ डेब्यू करने वाला हूँ, तो मेरा करैक्टर बहुत थिन लाइन के साथ मुझे क्लियर पता था। और
और मैंने इसके लिए बहुत स्टडी की, मैंने बहुत सारी फिल्म्स भी देखी, बहुत सारे वर्कशॉप भी किए, और ये करेक्टर मेरे जो व्यक्तित्व है उससे बहुत डिफर है। मैं तो बहुत हंसने खेलने वाला इंसान हूँ, मगर इस पूरी फिल्म में ये जो करेक्टर है ये बहुत परेशान है, और एक्चुअली इसकी एक कहानी है, अपनी एक जर्नी है, और जो इसमें जो मर्डर होता है उससे उसकी जर्नी कैसे कनेक्ट होती है वो इम्पोर्टेंट है। तो पड़तालना है, और उस पड़तालना को वो कैसे अपने आप से कनेक्ट करता है वो आपको ट्रेलर में भी दिखा होगा। जब आप फिल्म देखोगे तो डेफिनेटली मेरा करेक्टर पर्टिकुलरली आपको पसंद आएगा, आपको लगेगा नहीं कि ये डेब्यू हो रहा है, आपको लगेगा कि मैंने बहुत काम किया है, मगर ऐसा नहीं है, मैंने थिएटर ही किए हैं ज़्यादातर। थैंक यू। आपसे डायरेक्टर सबसे सवाल है मेरा, Can I have the mic set, please? रिलेटेड बैठ गया। सर सवाल ये है कि ट्रेलर में एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर राजेश शर्मा सर जो है एक छोटा सा सीन है, वो रोते हुए नजर आ रहे हैं, और थोड़ा सा लॉन्ग आपने शॉर्ट करके एडिट किया, वो बहुत ही ज़्यादा टच करता है, और तब जब उनके जो बच्चे हैं उन्हें गले से लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे भी कनेक्ट किया वो सीन, और मुझे लगता है कि नॉर्मल जो पैटर्न हम देखते हैं ट्रेलर टीजर में, तो उसके साथ थोड़ा सा अलग तरह से आपने एडिट किया है, तो मुझे अच्छा लगा वो। और एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे, इस तरह के सब्जेक्ट को जब आप चुनते हो तो सीधी बात है आलोचनाएं बहुत होती है, लोग काफी कुछ इसके बारे में कहते हैं, तो कंट्रोवर्सीज का हिस्सा जो आप ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे अब, उसके लिए कितना तैयार है आप, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, हमने तो फिल्म बनाई है, कंट्रोवर्सी करने वाले कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। हमने तो फिल्म बनाई है एक अवेयरनेस के लिए। अब अगर कोई उस पर कंट्रोवर्सी करता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की है। हम सेंसर ने फिल्म में टोटल 20 कट्स मारे, एक एक शब्द कटवा दिया उन्होंने, हमने वो शब्द भी काट दिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी अगर कंट्रोवर्सी होती है, अगर समाज को एक आईना दिखाने में कंट्रोवर्सी होती है, तो वो कंट्रोवर्सी हमने नहीं की ना, हम कोई प्रोपेगेंडा, हम कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट कर रहे हैं। एक तो आता है भाई टीम लगी हुई है पूरी कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट करने में, हम लोग कोई कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ टीजर आया है, एक ट्रेलर आएगा, उसके बाद फिल्म आएगी, बस दैट्स इट। और राजेश सर क्यों नहीं दिखे आज? राजेश सर शूटिंग में बिजी हैं, एक्चुअली वो इसलिए नहीं आ पाए, उनका कंटिन्यूस शूट चल रहा है। हेलो, हाँ सर, सर वही सर शारिक फ्रॉम बजूका। सर आपसे एक और सवाल है कि सर मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंस्टिगेट कर रही हैं ये फिल्म? आप जब फिल्म देखेंगे ना तो उसमें जैसे नॉर्मली आप फिल्म में देखते हैं तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप इविल दिखा देते हैं। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो इविल कुछ लोग ही होते हैं, और वो हर सोसाइटी में होते हैं। तो वो कुछ लोग ही इविल है, हमारे यहाँ फिल्म देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको क्लियर कि कुछ लोग वो इविल हैं और कुछ लोग अच्छे हैं। लेकिन एक आपको तथ्य बताता हूं, जर्मनी में जब नाजी रूल स्टार्ट हुआ था तो नाजी जो थे वो टोटल 10 से 15% थे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा हाल मचाया पूरे वर्ल्ड में कि कम से कम 50 लाख लोगों को मार के, क्योंकि वो लोग पावर में थे। ऐसे लोग अगर पावर में आते हैं तो वो तबाही मचाते हैं, सिर्फ इतना बताया गया था। सर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मतलब कि पॉलिटिक्स इस पे भी होगी ये फिल्म के ऊपर भी, आपको लगता है कहीं ना कहीं? अब वो पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स देखेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन एक मुझे भी ध्यान में आया, एंड मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगा लेकिन विश्व भर में देखे जहां ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होती है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, और ऑल्दो ऑब्वियसली वी सेलिब्रेट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, बट कहीं ना कहीं आई थिंक हम अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटीज में लाइक वी आर लिविंग आइसोलेटेड लाइव्स। क्या यही कारण है दुनिया भर में इतने क्लैशेस होते हैं? देखिए, इंसान है ना एक अजीब तरीके का जानवर है, उसको है ना अपना क्लैन चलाना है, हर इंसान को अपना प्रोपेगेंडा अलग चलाना है। तो जब तक इंसान है तब तक वो अपना प्रोपेगेंडा चलाएगा और लड़ाइयां होंगी ही होंगी। हम खुश होते हैं कि इस देश ने उसको मारा, हमारी आर्मी वहां जीत गई, मरा कौन? आदमी मरा ना। तो आदमी अपना प्रोपेगेंडा चलाता है, हर आदमी, चाहे वो अगर सड़क पे भीख भी मांग रहा है ना तो वो भी सोचेगा यार 2 आदमी तो अपने साथ मिला लूं। चित्रंजन जी, इस सवाल पे कुछ आप कहना चाहेंगे?
that while living in isolation वो सिर्फ डिवाइड क्रिएट करता है। हाँ, यस सर। नहीं देखिए, जब इन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई ना मुझे, तो मैंने इनसे कहा भी, जब बातचीत चल रही थी, वर्कशॉप की हमने 2 दिन, तो जब बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा कि ये फिल्म पीस की बात करती है और मैं उस सब्जेक्ट से जुड़ता हूँ जो पीस की बात करे, शांति की बात करे, तो इसलिए तो मैंने हाँ कहा इनको, क्योंकि इनका जो आइडिया था वो ये था, जो मैंने, बाकी लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे, मैंने कहा मुझे ये लग रहा है कि ये फिल्म पीस की बात करती है, शांति की बात करती है, तो ये मेरी ओपिनियन थी। थैंक यू जी, थैंक यू। Lastly, Sohani ji, my name is Prabhat from Filmi Camp. I just want to ask, in today's time, what about the independent producers and directors who want to make a project on their dependency? I mean, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, वो अगर बनाना चाहें, हाँ मैं समझ गई, वो बनाना चाहे तो कैसे, क्या चैलेंजेस आती है आपको? देखो, जब आपका पहले से सारी चीज़ें, पहले तो सबसे ऑनेस्टी होती है सबसे ज़्यादा, आप कोई भी काम के प्रति ऑनेस्टी से करते हो ना, तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस बहुत आएगी, लेकिन आप पहुंच ही जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने शुरुआत की तो बहुत सारी चीज़ें आई, बट ये ऑनेस्टी थी अंदर से, बस वही होता है कि ऑनेस्टी से, विश्वास से निकल जाओ, कुछ तो होगा ही होगा, हो सकता गलत हो, सही हो, कोई एक्सपीरियंस होगा, लेकिन होगा जरूर। तो बाहर निकलना जरूरी है और चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे लगता है चैलेंज लेना चाहिए। और मैं हमेशा से, बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ बड़ा करूं, बड़ा करूं। भगवान ने पता नहीं ऐसा डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे आ गई और फाइनली आपके सामने हूं और भी बहुत सारी फिल्मों का प्लान कर रही हूं। भगवान ने चाहा ये बहुत अच्छी सक्सेसफुल फिल्म हो, क्योंकि ये एक हमने बहुत ही इमोशनल फिल्म बनाई है जो लोगों को कनेक्ट करेगी, जो लोगों के साथ बीती है वो लोग इससे कनेक्ट करेंगे। जब पूरी फिल्म देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको जस्टिस लगेगा। मुझे लगा कि वो देख के समझेंगे और लोग, मुझे हो सकता है उनके साथ आए, उनका साथ दें और जो अन्याय हो रहा है, जो चीज़ गलत है उसको गलत सा बोलें। तो हम लोगों ने ये इस पर्पज से फिल्म बनाई है। तो चैलेंजेस आते हैं, बट चैलेंजेस मुझे लगता है कि अगर आप बाहर निकलते हो चीज़ें हो जाती है और कर लेते हो आप। थैंक यू। हाँ, जस्ट आई थिंक अभी शायद ये भी पता चला कि आप ऑब्वियसली आपने भी जिक्र किया डायरेक्टर साहब ने कि ऑब्वियसली CBSE के द्वारा कट्स कुछ शायद 30 कट फिल्म में हुए हैं। आई लाइक टू आस्क द डायरेक्टर एज वेल एज द प्रोड्यूसर, तो क्या इन कट्स का कहानी पे कितना प्रभाव पड़ा? कट्स का कहानी पे कोई प्रभाव नहीं है। उन लोगों को छोटे छोटे शब्दों से भी दिक्कत होती है और उनके कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको वो फॉलो करना पड़ता है। तो अब उनकी गाइडलाइंस हमने तो पढ़ी नहीं है, हमने कुछ शब्द डाल दिए, वो शब्द उनको पसंद नहीं है तो हमने वो घुमा के डाल दिए। कुछ उनको, जैसे हमने कुछ गवर्नमेंट के बारे में बोल दिया तो वो उनको उनके गाइडलाइंस में आप नहीं बोल सकते, तो उन्होंने काट दिया। तो 20 कट ऐसा नहीं कि फिल्म पूरी आधे घंटे की कट गई, मुश्किल से 2-3 मिनट का कुछ कट लगा हुआ, दैट्स इट। मतलब क्रिएटिवली उस कहानी की सोल इंटैक्ट रही है। या डेफिनेटली और ऐसा नहीं कि सेंसर बोर्ड कोई हैवान है, राक्षस है, वो ऐसा है नहीं, वो भी इंसान ही है, इंसानों की तरह बात करते हैं, लेकिन अब उनका गाइडलाइंस उनको फॉलो करना पड़ेगा और हमारा काम है आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना घुमा के अपना प्रोडक्ट निकालना था, हमने वो निकाल दिया। So well said. Yeah, producer, would you like to add something? हाँ, सेंसर संस्था है और संस्था हमारे जैसे लॉ होता है, कानून होता है, तो कानून के हिसाब से ही वो काम करता है। तो उसकी गाइडलाइन होती है, हो सकता है उसको जो लगता है सही, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमने जो किया वो सही है, बट उन्होंने जो किया हमने उनकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो भी लॉ होता है हम फॉलो करते हैं। आपको पता हम सब फॉलो करते हैं, तो उसी हिसाब से हो। लाइक एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर कई बार ऐसे सुनने में मिलता है कि शायद कुछ जो बड़ी फिल्में रहती है बड़ी प्रोड्यूसर्स की, उनके लिए शायद कहीं ना कुछ एक आध फिल्मों के लिए थोड़ी लीनियंसी हो जाती है, देखने को मिलती है, बट जब बात आती है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स की तो उन्हें बड़े चक्कर खाने पड़ते हैं। क्या ये सत्य है? हाँ, थोड़ा चक्कर तो खाने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम से आपको कोई जानता ही नहीं है। लोग सोचते हैं किसने क्या बनाया होगा। एक तो देखो, जिसकी ऑलरेडी पहचान है, जो प्रोडक्शन एस्टेब्लिश है, तो उसके बारे में लोग सोचते हैं हाँ इसने बनाया, अच्छा ही बनाया होगा, कुछ ऐसा नहीं किया होगा। बट हम जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा नए लोग हैं, पता नहीं क्या बनाया हो। तो पूरी बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो इज्जत करते हैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ, ऐसा नहीं है, बात करते हैं और समझते हैं चीज़ों को, और हमें भी वैसे ही कंसीडर करते हैं जैसे बड़े प्रोड्यूसर होते हैं। तो वैसे ही कंसीडर किया मुझे भी, और बहुत मुझे सेंसर ने अच्छा सपोर्ट किया। तो दैट्स इट। मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से है। चिन्मय सर ने कहा कि द फिल्म टॉक्स अबाउट पीस एंड हार्मनी, लेकिन जब आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको कुछ और ही समझ में आता है।
कि कुछ और ही चल रहा है, यू नो माइट बी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और समथिंग। और अगर वाकई में इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है मुद्दे के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, पीस और हार्मनी के हिसाब से, डोंट यू थिंक इट हैज टू बी टैक्स फ्री फ्रॉम सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट? अब देखिए, जब फिल्म रिलीज होगी ना, तब उसके बाद हम टैक्स फ्री की बात कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए एज ए इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर सुहानी जी को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है नहीं। तो जब फिल्म रिलीज होगी, लोग देखेंगे, उसके बाद फिर इसकी टैक्स फ्री की भी 100% लोग बोलेंगे कि इसको टैक्स फ्री कीजिए। ऑलरेडी सोशल मीडिया पर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। मैं ये ऐड कर रहा हूँ कि आप लोग भी फिल्म देखिए, आप लोग भी ट्रेलर तो देख ही रहे हैं, फिल्म भी देखिए। फिल्म देखेंगे, आपको जो भी छूता है उस फिल्म से, आप लोग अच्छा लिखेंगे। आप लोग रिपोर्टर हैं, आप आवाज हैं। अरे अच्छे सिनेमा की आप आवाज हैं, आप आवाज बनिए तो टैक्स तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज चेंज योर माइक, देयर इज हाउ मेनी साउंड कमिंग इन। अरे क्या हुआ? हेलो ओके। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि आप लोग भी फिल्म देखिए, आप लोग हमारी आवाज बनिए। आपको जो भी फिल्म में छूता है आप लिखिए, आपको जो भी गलत लगता है वो भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अच्छा लगता है प्लीज उसको लिखिए और आप हमारी आवाज बनिए। ये फिल्म टैक्स फ्री क्या, मैं तो बोलता हूँ कि वो करोड़ों के क्लब में जाएगी। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगी मैं, मीडिया वाले सब, जो जितने भी मीडिया वाले हैं, जो नए प्रोड्यूसर आते हैं ना, तो उनको आप भी सपोर्ट करिए जितना हो सके, क्योंकि जब वो आते हैं उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहती है। और मीडिया स्पेशली, मीडिया भी कहीं देखती है कि अच्छा नया प्रोड्यूसर है, तो मैं आपके लिए भी बोलूंगी, आपको ये फिल्म हमने बहुत मेहनत करके बनाई है, बहुत हार्ट टचिंग है। हमने एक रियल मुद्दों को उठा के बनाई है और इसमें बहुत मेहनत की है हमने। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा सपोर्ट करें हम लोगों को, तभी लोगों तक बात जाएगी, क्योंकि आपके माध्यम से आप पे लोग विश्वास करते हैं, आपको देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका बहुत बड़ा रोल होगा इस पिक्चर को हिट करवाने। थैंक यू जी। हमारे देश में और भी कई सारे धर्म है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में क्यों? देखिए, बात यहाँ पे धर्म की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिकल जो सिनेरियो हमारे देश का है, उसकी वजह से ये सब कुछ चीजें होती हैं। बाकी आप देखिए ना, हो क्या रहा है आसपास, जो हो रहा है वो आपको नजर आ जाएगा। सर, और धर्म भी होता है सर, कैथलिक है वहाँ पे कैथलिक ही होंगे, ये कास्ट यही होंगे, ऐसा। देखिए, आप पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर मुद्दा होता है, उस मुद्दे को लेकर फिल्म बनाते हैं। लेकिन आपने हिंदू मुस्लिम भी लिया है, कश्मीर फाइल, देन इसके बाद ये सजा। तो ये देखिए, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के आसपास आप जब फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा ये प्रॉपर एक सिनेमैटिक फिल्म है, ये सिनेमा है, ये कोई प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करने के लिए नहीं फिल्म बनाई है, प्रॉपर सिनेमा है। एंड जो इसका एंड है वो इसको पूरा समराइज करता है और उसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है फिल्म में। तो अब आप ये बोले कि दो कम्युनिटीज को लेके बनाया गया, तो ऐसा नहीं है। जो कानून है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लेके ही बनाया गया है, इसी वजह से आया है, नहीं तो शायद कुछ और भी हो सकती थी फिल्म। मैम कुछ कह रही थी, मैम शायद मेरे ख्याल से। मैं ये कह रही थी, जो सच है वो अभी दो कम्युनिटीज, आप हिंदू मुस्लिम की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम फिल्म मेकर हैं। बट हम लोगों ने, क्योंकि ये चीज़ है जो हो रही है, वो दिखाने की कोशिश की है। हमारा कोई इंटेंशन वैसा नहीं है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो सच है वो लोगों तक पहुँचाना बहुत जरूरी है, हमारा मोटिव वही है। तो हम उस पर्पज को लेकर काम कर रहे हैं और हमने ये फिल्म बनाई। लेकिन सच जानते हैं मैम, सब जानते हैं कि हर धर्म में, हर जगह पे एक दो लोग ऐसे होते ही हैं। तो एक दो लोग ही दिखाए हमने, तो ज्यादातर एक दो लोग जो उनके पीछे और चीज दिखती नहीं गई है, तो वही दिखाए हैं। आप जब फिल्में देखोगे ना, तो एक ही आदमी है जो सब कुछ कर रहा है, वो ये बैठा है यहाँ पे। एक ही है, वो यही कर रहा है, जो कुछ कर रहा है यही है, पकड़ लो उसको भी, इस आदमी को। आपने सबने देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा। वो कानून ये है कि अगर वो एक बोर्ड बनाया गया है 1995 में, उसको और दांत दे दिए गए हैं, और वो दांत इतने पहने हैं कि अगर वो आज ये कह दे कि ये बिल्डिंग उसकी है, तो ये उसकी हो गई। आपको उसको साबित नहीं करना, उसको उस बोर्ड को ये भी नहीं बताना कि क्यों हो गई, उसकी हो गई। और उसके बाद आप कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो छोड़िए, हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते। और अगर आप उस हाई कोर्ट, अगर आपको कुछ करना है तो उन्हीं के आप जाके अपील करोगे, उनकी जो एक ट्रिब्यूनल होता है वहां जाके अपील करोगे आप। उस अपील में अगर उनको लगा कि नहीं भाई हमने तो जब गलती से कर दिया तो ठीक है, नहीं तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। और आप एक चीज सोचो, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की लॉयर की जो फीस होती है, एक आम आदमी का पूरे साल का खर्चा होता है
इनकम होती है, तो आम आदमी जा पाएगा वहां पर? तो ऐसा कानून बना कैसे सकता है? सोच के देखो, ऐसा कानून कैसा बन सकता है? मैंने तभी तो बोला था कि क्रिमिनल भी वही, कोर्ट भी वही, वकील भी वही और जज भी वही। तो क्या मतलब हमें तो समझ में नहीं आई ये बात। आम आदमी लड़ेगा कैसे उससे? आप ही सोचो। और एक मजे की बात और बताता हूँ, हाई कोर्ट की जमीन जो है वो वक्त अपनी बोल दी, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट की देखो इन्होंने हमारी जमीन ले ली। तो आप इससे बड़ा जोक और क्या होगा? इंदौर का म्युनिसिपल ऑफिस, हमारे देश का पार्लियामेंट, अंबानी का घर, ये सब क्लेम किया हुआ उन्होंने। तो ये लोग को, इन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, बट जो आम आदमी वो तो गया ना। बड़ों की जो होता है कब्जा वो पता है, और छोटे जो होते हैं उनको कोई सुनता नहीं है, उनकी बात तो पहुंचती नहीं है, वहां कहाँ पहुंचे, कौन सुनेगा? तो उनकी बड़ों की तो बात आ ही जाती, सामने कोई लॉयर भी आ जाता है। तो बड़े लोग, छोटे लोगों के लिए कोई नहीं, वो बेचारे वहीं सफर करते हैं, वो किस तरीके से ट्रेवल करते हैं वही हमने इस पिक्चर में दिखाया है। उनका दर्द जो कैसे वो हैंडल करते हैं उस टाइम में, सिचुएशन जो उनके ऊपर ऐसी आ जाती है। तो वो फिल्म हमने, आप जो फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा उसके बारे में। जिन लोगों के पास ताकत होती है ना, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, और वो हद यहाँ पर दिखाई गई है इस फिल्म। और वो हद इस तरीके से वो हद दी गई है, उनके पास है नहीं, उनको दे भी दी गई है, तो वो इस फिल्म में दिखाया गया है। ओके, एक फाइनल सवाल। एज अ मीडिया इस फिल्म में काम किया है, तो कितने चैलेंजेस फेस करना पड़ता है एज अ मीडिया पर्सन को किसी स्टोरी को दिखाने के लिए? हाँ, ये अभी मैं बता दूंगा तो थोड़ा सा उसका मजा चला जाएगा जब आप देखेंगे। ये तो शाहरुख खान बन रहा है। लेकिन मैंने जो पहले ही कहा ना कि एक सच्चाई जो होती है, ट्रुथ जो आप लोग कहते हैं, क्योंकि मैं आप हूँ इस फिल्म में, तो एक सच जो आप लोग सच के साथ रहते हैं, उनके साथ मैं इस फिल्म में रहता हूँ। और मैंने जैसे बताया कि मेरा काम है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो बात कहना चाह रहे हैं उसका एक माध्यम हूँ मैं, मेरे जरिए वो बात कही जा रही है, लेकिन क्रिएशन इनका है। तो ये कैरेक्टर से क्या चाह रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने एक कैरेक्टर तैयार किया और मैं थोड़ा अंडर प्ले कर रहा था, उन्होंने कहा नहीं ये सीन थोड़ा सा ऐसे चाहिए। तो मुझे भी लगा ये मेरे लिए चैलेंज है कि हाँ ये कैरेक्टर इनके माइंड में ऐसा है, तो मैं इसको इस सच्चाई के साथ ही करूँ, ताकि वो कहीं से भी, मैंने जैसे पहले भी कहा, करप्ट ना लगे। और वो ऐसे ही है, आप चरित्र को देखिए, बहुत मुश्किल काम है आप लोग का चरित्र करना, बहुत मुश्किल काम है। थैंक यू सर, बहुत मुश्किल। थैंक यू। भी बोला है, ये फिल्म एक सामाजिक मुद्दा है, और इस सामाजिक मुद्दे को जितना हो सके आप लोगों का सहयोग करें आप, क्योंकि ये जन जन की आवाज़ है, ये उन लोगों की कहानी है जिन लोगों की कहानी आप तक नहीं पहुंचती है, तो हमने इस फिल्म के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो उन लोगों की आवाज़ आप बने, और इस फिल्म को इस तरीके से आप जहाँ भी आप राइट करते हैं, लिखते हैं, लोगों के पास पहुंचाते हैं, जो आपका वे है आप पहुंचाइए और लोगों की आवाज़ बनिए। मैं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग, मैं कुछ लोगों से ऐसे मिली हूँ, जब हम फिल्म कर रहे थे उस दरमियान भी मेरे लोगों से मुलाकात हुई जो पीड़ित हैं, जिनको जिस तरीके से मतलब प्रताड़ना हो रही है, जो चीज़ें हो रही है उस इलाके से, कैसे वो अपने पुरानी जगहों से, जो मतलब होता है खानदानी, आपका दादा वहाँ रहे, तो एक इमोशन होता है हमारे ना, जहाँ रहते हैं घर से। अब मैं राजस्थान से हूँ, मैं यहाँ रह रही हूँ, लेकिन मेरा दिल वहाँ रहता है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, बट मैं वहाँ जाने के लिए तरसती हूँ कि मैं वापस जाऊँ, क्योंकि मेरा काम है तो इधर रहना पड़ता। तो वो छोड़नी जगह को, उधर मातृभूमि को, जिस जगह आप रहते हो, तो वो बहुत टफ होता है, आप जानते हो ये चीज़ सब। तो मैं चाहती हूँ जन धन की आवाज़ बने और इस फिल्म के जरिए इस फिल्म को प्रमोट करें, ताकि सब लोग जान पाए कि ऐसे भी कुछ लॉ बने हुए हैं जो देश के लिए सही नहीं है, जो लोगों के लिए सही नहीं है। इसीलिए मीडिया पर्सन ने पूछा था कि वो रात लास्ट में एक रोते हुए सीन है, वो रोना वही है जो आदमी अपना घर छोड़ने पर मजबूर होता है तो वो रोता है, कितनी बुरी तरीके से रोता है वही दिखाया गया। वो जो ये स्टोरी है ना, उससे इतनी कनेक्टेड थी, मेरे को उन्होंने बोला ये सरप्राइज थे कि ये कैसे हुआ। आप जो भी सीन देख रहे हैं, रो रहे हैं, एंडिंग भी हमारा है जो उसमें भी हम लोग रियल में, राजेश शर्मा भी रोने लगे थे, लिटरली उनकी आंखों में इतने आंसू मैं देख के और ज्यादा रोने लगी। तो हमारे लिए होगी कनेक्शन पूरा बिल्ड किया इन्होंने, स्टोरी की इतनी अच्छी लिखी कि हम लोग, आप लोग जब फिल्म देखोगे तो आप सब लोग मीडिया वाले, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप भी कनेक्ट करोगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये फिल्म बनाई। थैंक यू सो मच। देखिए जब हमारा टीजर रिलीज हुआ तो
एक दो दिन तो वो लगता ही है, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास सोशल मीडिया पर मैसेज आने शुरू हुए, कुछ लोगों के फोन आए कि ये तो हमारे साथ हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। तो कुछ लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं जिन लोगों के साथ ये हुआ है। तो मैं उनको बोलूंगा कि आप लोग स्टेज पे आइए और अपनी जरा बात कहिए, प्लीज प्लीज। आपका स्वागत है, आप सब लोग ऊपर आइए। सब बुला के लाए। आइए प्लीज। ये कंट्रोवर्शियल स्टंट है। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज। बताइए कहाँ से है ये लोग? ये लोग सोलापुर से आए हैं, महाराष्ट्र सोलापुर से। जय श्री राम। जय श्री राम। हम सोलापुर महाराष्ट्र से आ गए हैं। ये जो फिल्म है इनका जो नाम है आखिर पलायन कब तक, मैं इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि जो इन्होंने फिल्म बनाई। अब इस कुछ लोगों ने अभी यहाँ पूछा था कि ये कि धर्म पे ये क्यों, 3-4 बार डायरेक्टर साहब ने उसका आंसर दे दिया कि वो जो कायदा बना है वो कायदा उनके लिए बना है, जो है वो कायदा उनके लिए बना है, वो कायदे का गलत वापर करे। जब अपना भारत स्वतंत्र हो गया था उनके पास खाली 8,000 एकड़ जमीन थी, अभी 8 लाख एकड़ जमीन आ गई। कहां से आ गई, ये पहले बात ये है। अभी हम सोलापुर में परसों मोर्चा निकाला था वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड किसको ही मालूम ही नहीं, मगर सोलापुर की 300 प्रॉपर्टी अभी पूरे धोखे में, 300 प्रॉपर्टी जहां से हिंदू लोग पलायन हो रहे। यह ऐसा बेकार कायदा पूरे वर्ल्ड में कहा नहीं है, खाली अपने भारत में। अभी हमारे साथ जो लोग आ गए वो जहां पे रहते वहां पहले कुछ भी नहीं था, खाली 300 एकड़ जमीन थी। वहां भी वो सब वो जमीन उन्होंने कागज पत्र बना के हड़प कर दी। वहां 40 घर थे हिंदू के, अभी 22 घर रह गए, अभी 2 घर भी निकल रहे। आपको कभी मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान में हिंदू कैसे रहते हैं वो आपको दिखाना, आपको दिखना है तो पाकिस्तान जाने की कुछ जरूरत नहीं है। हमें सोलापुर में आ जाइए, साकरपेट में आपको दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान की हिंदू वहां कैसे रहते हैं, सब उधर रहते हैं। आप वो साकरपेट में कभी अंदर आ गए तो ये सब पूरी जो फिल्म है वो वही खत्म हो जाएगी। वो डायरेक्टर साहब जो आईना दिखा रहे समाज का, मैं तो उनको इतना धन्यवाद देता हूं कि उनके चरण भी स्पर्श करे तो भी मेरे को अच्छा लगेगा कि भगवान ने इनको भेजा है ये सब समाज की तकलीफ की वास्ते। कि अभी आप बोल रहे कि पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकली हिंदू भी रहते और मुसलमान भी रहते, मगर वो गलती, जो पैसा खाते हैं वो गलती है। अभी ये वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष थे, अभी इनका नाम मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, सोच रहा था मैं, वो खुद हिंदू धर्म स्वीकार कर दिए, खुद हिंदू धर्म स्वीकार कर दिए। वक्फ बोर्ड के जो पूरे भारत के अध्यक्ष क्यों स्वीकार कर दिए, तो उनको लग रहा था ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म स्वीकार कर दिया। अब वो सब पूरे हिंदू संस्कृति के रहते क्यों, तो उनको मालूम है कि क्या चल रहा है, क्या है। उनका नाम उनका नाम क्या है? उनका नाम मेरे को पहले बोल दिया कि मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। मैं बहुत बार अभी ये नाम याद नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नाम नहीं याद रहा। मगर वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म स्वीकार दिया, क्यों कर दिया, तो ये सब गलत है, उनको मालूम है ये गलत चल रहा है। नहीं, वो सिया बोर्ड का सर, वो वक्फ बोर्ड के नहीं, वो सिया बोर्ड के है। वो वही बात कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड अलग है सर, ये 2 अलग अलग बोर्ड है। हो अलग बोर्ड है, मगर ये जो गलत चल रहा है नॉलेज है सर इस चीज की। हाँ वही गलत चल रहा है, इसलिए वो आ गए। मगर मैं क्या बात बोल रहा हूँ कि ये कायदा है, वो कायदा खत्म होना चाहिए और सबको न्याय समान होना चाहिए। सर कायदा सबके लिए एक ही है? नहीं है, नहीं है, लिए भी नहीं नहीं है, नहीं है, सर नहीं नहीं नहीं, समान नहीं है कायदा, कायदा नहीं नहीं है, कायदा समान नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कायदा समान नहीं है। कायदा समान जो रहता था वक्फ बोर्ड की जगह पे खाली हमारे सोलापुर में 22 जन, अभी वहां रहते 100 जन, 100 जन के 22 जन को हिंदू को ही नोटिस आ गई,
वो मुस्लिम लोगों को नहीं आई नोटिस। कोर्ट है सर ना, आप नहीं, कोर्ट जज भी उनका है, वकील भी उनके हैं, सभी उनका है, तो कहाँ जाना है? अभी ये जो लोग हैं ये कमाते कितने हैं? अभी इनको समझो संभाजीनगर जाना है, वो बोर्ड बस 8,500 रुपए खर्चा है जाने आने का, एक बार जाने आने का 8,500 रुपए खर्चा है। कहाँ से देंगे ये लोग? इनके पास तो पैसा भी नहीं है, फिर कैसा ये चलेगा? ये कानून खत्म ही होना चाहिए ना। जब कानून खत्म होगा, अभी यहाँ बैठे हैं, वो संसद भवन पे भी उन्होंने दावा ठोक दिया था, तब दिल्ली से कानून खत्म हो गया, फिर दिल्ली में सरकार नहीं देती है कानून। ये कहा भी आप जहाँ वोट करेंगे वो उनकी जगह कैसे हो जाती है ना, ये बात है। ये एक लैंड जिहाद का प्रकार है। अपने को जो अभी ये उनका एक ये है कि हमने 1947 को झगड़ते हुए पाकिस्तान लिया है, अभी हंसते हंसते 2047 को हिंदुस्तान लेंगे। ये इनका पूरा मोदी सर, मोदी है कुछ वो है ना, मोदी जी है, मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब अपन आवाज उठाएंगे तब मोदी जी कर पाएंगे ना, इसलिए हम आवाज उठा रहे। अपन तो यहाँ बैठ के नहीं हो सकता कि ठीक है चलो हम एक जगह पे से ले गए आखिर दूसरी जगह पे जा गए, वैसा नहीं है। जो अपन यहाँ समाज में से आवाज उठाएंगे, मैं तो बोलता हूँ कि मोदी जी ने 370 खत्म करने से पहले वक्फ बोर्ड खत्म करना होना चाहिए, मगर 370 का आवाज उठ गया था, इसलिए उनको 370 खत्म करना पड़ा, मगर वक्फ बोर्ड का आवाज नहीं उठाया। हम हमको खुद भाग्यवान समझते कि सोलापुर में से हमने आवाज उठाया, सोलापुर में से पहली बार हमने आवाज उठाया, और कम से कम 20,000 लोगों का परसों मोर्चा निकाला था हमने, कि वहां नीलेश जी राणे ऐसे अपने राजा सिंह ठाकुर भी आए थे, वो बहुत बड़ा मोर्चा सोलापुर में से पहली बार निकाला गया। अभी उनको दास्ती बैठ गई है, इसलिए वो कल हमारे सोलापुर में उप मुख्यमंत्री अजित पवार आए थे, उनके साथ वो बातचीत कर दे। उन्हें तो और मांगी कि वक्फ बोर्ड का कायदा और घट्ट हो जाए और यहाँ सोलापुर में बड़ा ऑफिस निकाला जाए। क्यों भाई, क्यों निकालना है आपको? क्या तकलीफ है आपकी? वक्फ बोर्ड क्या है, कायदा क्या है, आपको क्यों नहीं होना है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, खाली हिंदू पलायन के वास्ते ये सब हो रहा है, और पूरा देश मुस्लिम की तरफ कैसा करना है और इस्लाम कैसा 2047 को बनाना है, ये इनका ध्येय। सर आपका नाम क्या पूरा? सर आपका नाम क्या पूरा? मैं हिंदू महासभा शहराध्यक्ष सुधीर भैरवाड़े। जय श्री राम। सर आप अपनी कहानी बताना चाहेंगे, आपके साथ क्या हुआ? तो मैं सोलापुर में रहने वाला हूँ, काकरपेट से। 1880 से लेकर हमारा पिताजी के दादा वो जगह पर थे, उसका टीपी नंबर था 9980, वही नंबर है आज तक। लेकिन जब वो जमीन था, वो जमीन पर उनका ट्रस्ट का नाम नहीं था, नहीं लगा हुआ था। तो बाद में ऐसे ही थोड़े थोड़े लोग आ गए वो जमीन पर, तो हम पैदा नहीं हो गए थे जब की बात है। तो ऐसे ही हमारा दादी पिताजी बोलते थे ऐसे ही है, ऐसे ही जगह ले रखे। फिर बाद में जो 1967 में महानगर पालिका, उसके पहले नगर पालिका था। तो जब नगर पालिका टाइम को डिमार्केशन किया हुआ है, डिमार्केशन 40/40, 20/40 ऐसा स्क्वायर फुट डालकर उनका जो नंबर भी ऐसा है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसा देने के बाद उस दिन से फिर वो महानगर पालिका होने के बाद 1967 में जब वो मिल्कत क्रमांक बोलते हैं ना, वो प्रॉपर्टी टैक्स में वो नंबर दिया हुआ है। तो वो नंबर देने के बाद सबको दिया है, हमारे लोगों को भी दिया था, हमारे हिंदू समाज मुस्लिम समाज, ऐसा कोई ऐसा झगड़ा नहीं आज तक हमारा उनका कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जब वो 5 साल के बाद वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट के ऊपर जो आते पंचायत समिति, वो जो आपस में नहीं किया, हमको लड़ाई करके देते। अभी पहले से वही चल रहा है, आज भी वही चल रहा है। 1942 में वही हो गया, 52 में भी उसका निकाल हो गया, और उसके बाद 1982 में उसका भी निकाल हमारे तरफ हो गया, पूरा वंश परंपरा का निकाल हो गया। उसके बाद और मेरे ऊपर और केस दर्ज किए थे उन्होंने, वो 2003 में वो हम आपस में बिठा दिए, पूरे मेरा कोर्ट का मेरे पास नकल लाया हूँ मैं, वो भी होगा। और वापिस अभी वक्फ बोर्ड में डाल दिया अभी।
कि मतलब ऐसा नहीं है वो पुणे डालने का बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन जाने आने का वो कल का अजित पवार जो आए थे ना उनके स्टेटमेंट में दिए, वो हमको जाने का आने को तकलीफ होता है, हम गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक है, खर्चा होता है, फिर क्यों भाई दाखिल क्यों करना? तुम्हारा तुम सोच ले रहे ना, हमको भी सोचने दो ना, हमारा भी सोचना। फिर ये सोच में नहीं आया, फिर उस दिन से ये चल रहा है तो हम जिलाधिकारी को उनको भी हम लेटर दिए थे, बाबा हमको ये बहुत तकलीफ हो रहा है, पानी का तकलीफ हो रहा है, बाथरूम नहीं है वहाँ और शौचालय का भी व्यवस्था है, लेकिन वो मना ही करते हो। अभी 3 हफ्ते हो गए, अभी मना ही करते हो, किधर जाने का बोलो? हमारे पास वो गली में बाजू में रहती वो शेजारी हमारे हिंदू समाज के औरत जरा अपंग हो गई, वो औरत वो 2 जने पकड़ के बाथरूम में लेके जाते थे। वो औरत आज बाहर आंगन के सामने वो स्नान करती है, वो उसको भी मना की है। तो अभी वो सीसीटीवी कैमरा लगाए सो है, अभी एक 8 दिन 10 दिन हो गए अभी, तो उनका ये नहीं हो रहा है, उनका छोटे छोटे बच्चों को भड़काव करने का और औरतों को उनके लेडीज लोगों को भड़का देने का, लेकिन वो ट्रस्टी लोग सामने नहीं आते कभी जिंदगी में। आज तक तो मेरा 60 साल का उम्र है, तो आज तक मेरे सामने कभी नहीं है वो, ऐसा हो गया। तो दूसरी बात जो है मैं नल कनेक्शन को जो अर्ज दिया था, मेरे पास नल नहीं है सार्वजनिक का, तो मैं अर्जी दिया था, अर्जी ने वो मना ही कर दिया, लेटर दिए कॉर्पोरेशन को, इनको कनेक्शन नहीं देने का। तो 2003 में जो हमारा कोर्ट में जो करार हो गया, वो पंच कमेटी का हम 2 भाई, हमारा भांजा था, वो हम सब जने मिलकर इसके ऊपर साइन कर दिए पेपर के ऊपर कोर्ट में। इसमें मेरे पास है पूरा नल कनेक्शन देने का, इनको मोबाइल वंश परंपरा रहने को मोबाइल, संडास बाथरूम जो भी है उनको वापर करने के लिए वो भी मोबाइल है, सब लोग एक में सब पूरा इसमें कोर्ट के सामने हो गया है। और उसके बाद 1982 में जो हो गया था, 1982 में उसका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बोलकर परमानेंट इंजेक्शन ऐसा वो ये निकाल दिया सर, वो निकाल में पूरा मेरे पास जजमेंट है, मेरे पास ये पूरा। और दूसरी